हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर एसएस मैम। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास में एक नया चैप्टर लेके इन आर स्कॉलर्स बैच। ये अभी तक हम लोगों ने पहली यूनिट पढ़ी थी क्लास 11th की, जिसके 4 चैप्टर्स थे। लिविंग वर्ल्ड, नेक्स्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। देन वी स्टार्टेड द सेकेंड यूनिट विच वाज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ लिया, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ लिया, और इस यूनिट का एक चैप्टर जो कि जूलॉजी सेक्शन में आता है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं बेटा, तो ये समझो कि इस चैप्टर को हम 3-4 मेन टॉपिक्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले तो एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज के बारे में हमें पढ़ना है। फिर आपको 3 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में इस चैप्टर में दिया है। कॉकरोच, एक है फ्रॉग, एंड थर्ड वन इज अर्थवॉर्म। देखिए, लास्ट ईयर तक जो टॉपिक्स पढ़े जाते थे वो होता था एनिमल टिश्यू एंड कॉकरोच, लेकिन इस साल एनसीईआरटी ने कुछ बहुत बड़े से मॉडिफिकेशंस किए हैं और उन्होंने एनिमल टिश्यू, कॉकरोच, अर्थवॉर्म सबको हटा दिया और सिर्फ फ्रॉग को छोड़ा है। लेकिन हम लोगों को अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता कि एनटीए के अंदर क्या आने वाला है। वो इस चैप्टर से कौन सा पैटर्न लेंगे, पुराना वाला पैटर्न लेंगे कि नया वाला लेंगे, कि एनिमल टिश्यूज और कॉकरोच से क्वेश्चंस आएंगे कि फ्रॉग से क्वेश्चंस आएंगे, अभी हमें इस चीज की क्लैरिटी नहीं है। तो राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग पुराने वाले पैटर्न को फॉलो करके एनिमल टिश्यूज को इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़ लेंगे। उसके बाद में वी विल वेट कि एक्चुअली में एनटीए या एमसीए जो भी अब नई ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या अपना नोटिफिकेशन जारी करती है, और उसके अकॉर्डिंग अगर कॉकरोच, फ्रॉग या अर्थवॉर्म में से जो भी टॉपिक वो डिसाइड करेंगे हम उसी टॉपिक को बाद में पढ़ लेंगे। और ऐसा मत समझो कि एनिमल टिश्यू अगर अभी पढ़ लिया तो वेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये समझ लो कि जब फिजियोलॉजी पढ़ोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो उसमें काम ही आने वाला है। तो मोर और लेस विन विन सिचुएशन है कि जो टॉपिक बाद में काम आने वाला है उसको हम अभी इस चैप्टर में पढ़ लेते हैं। इन 3 ऑर्गेनिजम्स में से कौन सा ऑर्गेनिजम्स बाद में कंफर्म हो जाएगा उसको हम बाद में अकॉर्डिंगली पढ़ लेंगे। डन। चलिए, तो आज हम हमारी क्लास शुरू करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हम सबसे पहले टिश्यूज या एनिमल टिश्यूज के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं सेल की, तो सेल क्या होती है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बायोलॉजी में हम लाइफ को विदाउट अ सेल इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो स्मॉलेस्ट या स्ट्रक्चरल या फंक्शनल या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये है हमारी सेल। अब होता क्या है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिर्फ सेल्यूलर लेवल पे होते हैं। ऑलरेडी हम लोग डाइवर्सिटी पढ़ चुके हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये हमें पता है। फिर कुछ सेल्स होती हैं जो कि कंबाइन होके टिश्यू बना देती हैं। टिश्यू। एंड व्हाट इज टिश्यू? मैंने क्या बोला? कुछ सेल्स कंबाइन होके टिश्यू बना देती हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स बोल दूंगी मैं इनको। अब क्या देखा गया कि ये जो टिश्यूज हैं, ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनका सेम फंक्शन हो सकता है, सेम स्ट्रक्चर हो सकता है। दे कुड हैव स्ट्रक्चर सेम हो सकता है, इनका फंक्शन सेम हो सकता है, और इनका ओरिजिन सेम होगा। देखिए, सुनिए, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल which can have same or different structure, which can have same or different function, but will definitely have same origin। यानी कि अगर मैंने एक टिश्यू बोला, फॉर एग्जाम्पल मैंने मसल का नाम लिया, तो मसल टिश्यू के अंदर जितनी भी सेल है वो सब एक ही जगह से ओरिजिन होंगी, एक ही जगह से ओरिजिन होंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैंने आपको एनिमल डाइवर्सिटी में एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म पढ़ाया है। तो जैसे मसल्स की सेल्स
मीजोडर्मल ओरिजिनेटेड होती हैं। जैसे कि हमारे नर्वस सिस्टम की सेल्स, हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं, ये सब के सब एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं। तो इनका ओरिजिन सेम होता है, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम और डिफरेंट हो सकता है। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मे बी सिमिलर और डिसिमिलर, लेकिन ओरिजिन ऑलवेज सेम। ठीक है, अब टिश्यूज के बाद में नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गन। जब 1, 2, 3 या 4 यानी कि कुछ स्पेसिफिक टिश्यू एक डिफाइनाइट नंबर और एक डिफाइनाइट पैटर्न और एक डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो बनता है ऑर्गन। और जब कई सारे ऑर्गन्स एक साथ में कोई फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं तब हम उसे ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। राइट, हमारे अंदर कई सारे ऑर्गन सिस्टम है तो हम इससे हायर लेवल पर आ जाते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म कहलाता है। राइट, अभी हमें इस चैप्टर में आज के दिन फोकस करना है टिश्यूज पर। तो यानी कि टिश्यूज क्या है? ग्रुप ऑफ सेल विच कैन हैव द सेम और डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बट विल डेफिनेटली हैव द सेम ओरिजिन। ऑलरेडी आप लोगों को टिश्यू के बारे में थोड़ा बेसिक आइडिया है, हमने मॉर्फोलॉजी में बात करी है, एनाटॉमी में बात करी है, राइट। तो अब हम फोकस करने वाले हैं एनिमल टिश्यूज के ऊपर। किसके ऊपर? एनिमल टिश्यूज के अंदर, यानी कि एनिमल्स में कितने तरीके के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एनिमल में 4 टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं, 4 तरीके के टिश्यूज पाए जाएंगे। पहले का नाम है एपीथीलियल टिश्यूज। एक तो आ गए एपीथीलियल टिश्यू, फिर दूसरे आ गए कनेक्टिव टिश्यू। एपीथीलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा आ गया आपका मस्कुलर टिश्यू या मस्कुलर या मसल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फोर्थ आ गया आपका नर्वस टिश्यूज। ये 4 टिश्यूज हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, एपीथीलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। अगर मैं एपीथीलियल टिश्यूज की बात करूं, पहले मैं दूसरे नर्वस से शुरू करती हूं। नर्वस टिश्यूज आर ऑलवेज एक्टोडर्मल ओरिजिनेटेड, हमेशा एक्टोडर्मल ओरिजिनेटेड होंगे। मस्कुलर टिश्यूज आर ऑलवेज मीजोडर्मल ओरिजिनेटेड। कनेक्टिव टिश्यूज भी सबके सब मीजोडर्मल ओरिजिनेटेड है, लेकिन एपीथीलियल टिश्यू ये एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल या एंडोडर्मल, किसी भी लेयर से डिराइव हो सकता है। ठीक है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, किसी से भी ये डिराइव हो सकता है। ये मैंने आपको इनके ओरिजिन बता दिए। ये बात तो क्लियर हुई। अब हमें क्या करना है? हम बस एक एक टिश्यू को उठाएंगे और इनको डिटेल में स्टडी करते जाएंगे। ये कितने टाइप के होते हैं, इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक फंक्शन क्या है, बस इतना सा ही तो हमको इस चैप्टर के अंदर करना है। चलिए, तो मैंने बोला एनिमल टिश्यूज 4 तरीके के हो गए। एक फ्लो चार्ट मैं आपको बना के बता रही हूं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज का, इसको बहुत अच्छे से अभी हम लोग नोट कर लेते हैं। आप लोग भी इसको नोट कर लें। देखो, जितना आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में चीजें पढ़ेंगे, जितना आप डायग्राम्स की फॉर्म में चीजें पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, लाइक डायग्राम्स हो गए,
फ्लो चार्ट्स हो गए, टेबल्स हो गई, बुलेट पॉइंट्स बना के जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको फायदा मिलने वाला है। बिलीव मी, उससे ज्यादा अच्छे से किसी भी तरीके से आप नहीं पढ़ पाएंगे। बेस्ट तरीका है याद करने का। तो एनिमल टिश्यूज मैंने बोला 4 तरीके के, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। जब आप नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे तो इस नर्वस टिश्यू के अंदर आप 2 टाइप ऑफ सेल्स पढ़ने वाले हैं। एक को हम न्यूरॉन्स कहेंगे और एक को हम न्यूरोग्लिया कहेंगे। एक को न्यूरॉन कहेंगे, एक को न्यूरोग्लिया सेल्स कहेंगे। ये 2 टाइप की सेल्स आप इस नर्वस टिश्यू के अंदर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, जरा ये सोचें। नर्वस टिश्यू का बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। इसका फंक्शन क्या है कि आपके बॉडी में जो भी इंपल्स जनरेट हो रही हैं, वो सारी इंपल्स को ब्रेन में लेके जाना और ब्रेन जो फाइनल डिसीजन कर रहा है उसको इंपल्स की फॉर्म में बॉडी में वापस लेकर आना और काम कराना। यानी कि इसका फंक्शन है कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस। कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस इसका फंक्शन हो जाएगा। दूसरे आ गए आपके मसल्स। 3 तरीके की मसल्स आप लोग पढ़ने वाले हैं। एक को हम बोलेंगे स्केलेटल मसल्स, एक को हम बोलेंगे स्मूथ मसल्स और एक को हम बोलेंगे कार्डियक मसल्स। स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स, इनका फंक्शन क्या है? ये आपके बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। जैसे कि हाथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये फिंगर्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन का काम कराते हैं। तो इनका फंक्शन हो गया कॉन्ट्रैक्शंस एंड लोकोमोशंस। नेक्स्ट आ गया कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही लग रहा है कनेक्ट करने का काम करेगा। यस, कनेक्शंस के काम ये करते हैं। तो मैं इसमें से कर देती हूं स्टैब्लिश कनेक्शंस, या सिर्फ कनेक्शंस लिख दूं? अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आगे देख ही लेंगे इसको। अब कनेक्टिव टिश्यूज 2 तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और एक को हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। एक तो हो गया कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और एक है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। इस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में आप पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में मैं आप लोगों को बताऊंगी 2, कौन कौन से। एक का नाम है एरियोलर और एक मिनट, एक का नाम है एरियोलर और एक का नाम है एडिपोस। डेंस के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। फिर हम देखेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हम पढ़ेंगे 3, बोन, कार्टिलेज, बोन, कार्टिलेज और ब्लड। बोन, कार्टिलेज, ब्लड, ये 3 हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। एंड 4th आया आपका एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इट फॉर्म्स लाइनिंग, फॉर्म्स लाइनिंग। इसका क्या मतलब है? कवरिंग्स, स्किन की कवरिंग, मुंह की कवरिंग,
आपके स्टमक की कवरिंग, आपके लंग्स की कवरिंग, सारे ऑर्गन्स की कवरिंग्स का फॉर्मेशन एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। ये दो तरीके के होते हैं। एक को हम कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज और एक को हम कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज अगेन तीन तरीके के हम पढ़ने वाले हैं। एक का नाम है स्क्वैमस, एक का नाम है क्यूबॉइडल और एक का नाम है कॉलमनर। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे। स्क्वैमस में सिंपल स्क्वैमस एंड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस। क्यूबॉइडल में भी हम सिंपल पढ़ेंगे, ग्लैंडुलर पढ़ेंगे, कॉलमनर के अंदर भी हम सिंपल पढ़ेंगे और सीलिएटेड पढ़ेंगे। उसको मैं आगे ड्रॉ नहीं कर रही हूं, हम इसको बाद में नोट कर लेंगे, अदरवाइज ये फ्लो चार्ट बहुत हौच पौच हो जाएगा। यस, ये आ गया हमारा एक पूरा ओवरव्यू जो कि हम आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। हम एक एक करके यहाँ पे जितने भी शब्द लिखे हैं उन सबको डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड आई वुड स्टार्ट फर्स्ट विद न्यूरल टिश्यूज। न्यूरल टिश्यूज या नर्वस टिश्यूज के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो कि ये एक्टोडर्मल ओरिजिनेटेड है, ठीक है, एक्टोडर्मली ओरिजिनेटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस। आपका ब्रेन, आपकी स्पाइनल कॉर्ड, आपके बॉडी में नर्व्स, ये सब इन्हीं से बनी है, न्यूरल टिश्यूज से ही बनी हुई हैं। ये न्यूरल टिश्यूज में दो तरीके की सेल होती हैं। क्या कह रही हूं मैं? न्यूरल टिश्यूज में दो तरीके की सेल मौजूद होती हैं। पहली सेल को हम कहते हैं न्यूरॉन्स और दूसरी सेल का नाम है न्यूरोग्लिया या न्यूरोग्लियल सेल्स। एक ही बात है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल। देखो, न्यूरॉन्स का नंबर कम होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स का नंबर ज्यादा होता है। कितना? इट फॉर्म्स ओनली 1/3 ऑफ नर्वस टिश्यूज। नर्वस टिश्यूज का सिर्फ 1/3 पोर्शन न्यूरॉन्स बनाते हैं और बचा हुआ 2/3 पोर्शन न्यूरोग्लियल सेल्स बनाते हैं। 1/3 न्यूरॉन्स, 2/3 न्यूरोग्लियल सेल्स। एनसीईआरटी में ऐसे नहीं लिखा, एनसीईआरटी में लिखा है मोर देन हाफ न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, तो ऑब्वियसली दे आर मोर देन हाफ। ओके, नेक्स्ट, न्यूरॉन्स की जो सेल्स होती हैं वो काफी बड़ी सेल्स होती हैं, लार्ज साइज सेल्स हैं। इवन दे आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन बॉडी। हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट सेल्स ही न्यूरॉन्स होती हैं, लेकिन न्यूरोग्लियल सेल्स आर स्मॉल साइज सेल्स। छोटी है लेकिन नंबर बहुत ज्यादा है, बड़ी है लेकिन नंबर कम है। जो मेन कंडक्शन का काम है वो न्यूरॉन्स का है। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कंडक्शन। इसका फंक्शन क्या है? सपोर्ट न्यूरॉन। इसका फंक्शन है सपोर्ट न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और एक्चुअल में कंडक्शन का काम न्यूरॉन्स का होता है। अब हम बहुत थोड़ा सा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, ऑल्दो मैं ये वापस से आप लोगों को पढ़ाऊंगी जब मैं नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी, तो बहुत डिटेल में बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगी, लेकिन बेसिक आइडिया आपको न्यूरॉन का होना चाहिए और किस तरीके से ये इम्पल्स कंडक्शन करते हैं उसको भी हमें समझना है। तो अगर मैं न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करूं बेटा, तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। यहां पर आपको एक तो देखने को मिलेगा साइटॉन और दूसरी चीज आपको इसी के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगी न्यूराइड्स।
न्यूराइट्स शब्द एनसीईआरटी में नहीं है, आप चाहें तो भूल सकते हैं, लेकिन इसके बाद के 2 शब्द इसमें हैं। एक का नाम है डेंड्राइट और एक का नाम है एक्सॉन। बहुत ही जरूरी है। चलिए अब हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं कि मैंने अभी क्या बोला है। मैंने अभी ये बोलना शुरू किया कि अगर मैं एक न्यूरॉन की बात करूं तो उस न्यूरॉन में मुझे एक सेल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। इसको हम सेल बॉडी या साइटोन या सोमा कहते हैं। आसान भाषा में सेल बॉडी और साइटोन। ये तो हो गया बेसिक सेल बॉडी। अब इससे कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, उन्हीं को हम न्यूराइट्स कहते हैं। अगर छोटे साइज में है, अगर छोटे साइज में है और कई सारे हैं तो उनको हम डेंड्राइट कहेंगे। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा है तो उसको हम एक्सॉन कहेंगे। क्या बोला मैंने? इसके स्ट्रक्चर में 2 चीजें हैं। साइटोन जो सेल बॉडी है और उससे जैसे साइड में चीजें निकलती हैं वैसे निकलने वाले स्ट्रक्चर न्यूराइट्स। बहुत सारे हैं लेकिन स्मॉल साइज है तो डेंड्राइट, एक है और लार्ज साइज है तो एक्सॉन। तो ये जो मैंने लंबा सा स्ट्रक्चर बनाया, दिस इज एक्सॉन, और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स डेंड्राइट। अगर मैं इस एक्सॉन के स्ट्रक्चर को देखूं तो इसका टर्मिनल ऐसा नहीं होता। इसके टर्मिनल पर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम एक एक करके इन सब के बारे में 1 बाय 1 पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले ये जो पोर्शन आया, दिस पोर्शन इज कॉल्ड साइटोन या सेल बॉडी। साइटोन या सेल बॉडी हम इस स्ट्रक्चर को कहेंगे। अब देखो इसमें क्या क्या होगा। बीच में एक न्यूक्लियस मौजूद होगा, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट। बाकी साइड में छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। लेकिन यहां पर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एब्सेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। सेंट्रियोल क्या करता है? देखिए, एक चैप्टर आएगा सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, उसके अंदर मैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाऊंगी। एक्चुअली में जो सेंट्रियोल है वो एनिमल सेल्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है। यहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं है तो क्या एनिमल सेल डिवाइड करेगी? नहीं कर पाएगी। तो क्या मैं ऐसा कह रही हूं कि ये सेल डिवाइड नहीं करती? यस, न्यूरॉन्स आर नॉन डिवाइडिंग सेल्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में जब एक बार कंप्लीट न्यूरॉन्स का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद कोई भी न्यूरॉन फर्दर डिवाइड नहीं करती है। तो न्यूरॉन्स में हम एक पॉइंट लिखेंगे, नॉन डिवाइडिंग सेल्स। एम आई क्लियर? सेंट्रियोल इनके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस मौजूद है, सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, सेंट्रियोल एब्सेंट है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट सा सेल ऑर्गेनल है जिसका नाम है निसल्स ग्रैन्यूल। एक्चुअली में ये एक स्ट्रक्चर है जो कि राइबोसोम और आरईआर से बनता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है। राइबोसोम आ गया, आरईआर आ गया, भाई प्रोटीन की बातें हो रही हैं। ये इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। ये निसल्स ग्रैन्यूल साइटोन में प्रेजेंट होते हैं, डेंड्राइट में प्रेजेंट होते हैं, एक्सॉन में एब्सेंट होते हैं। तो इसमें मैं क्या बोलूंगी? ये इट इज प्रेजेंट इन साइटोन एंड डेंड्रॉन, एब्सेंट इन एक्सॉन। इंपॉर्टेंट। अगर एक्सॉन की लेबलिंग है तो वहां पर गलती से भी
निसल्स ग्रैन्यूल को मार्क मत कर देना। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। दिस, ये आ गए हमारे डेंड्राइट। डेंड्राइट, अब हम देखते हैं ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं। देखो समझो, ये एक न्यूरॉन है, सपोज आई एम अ न्यूरॉन, ये मेरा साइटॉन है और यहां पर ये मेरे डेंड्राइट्स हैं। तो आसपास जो भी केमिकल चेंज हो रहा है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उनको हम इम्पल्स कहते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में। तो उन इम्पल्सेस को कैच करते हैं और साइटॉन को दे देते हैं। इम्पल्सेस को कैच करते हैं और साइटॉन को दे देते हैं। ये पूरे साइटॉन में फैले हुए हैं, चारों तरफ, बाहर की तरफ छोटे छोटे से हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा है, ताकि जो भी इम्पल्स जनरेट हुआ है उसको कैच करें और साइटॉन को ट्रांसफर कर दें। तो ये क्या करेंगे, इट ट्रांसफर्स इम्पल्सेस फ्रॉम एनवायरमेंट टू साइटॉन। यानी कि इम्पल्स का ट्रैवल इस तरीके से होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। इम्पल्सेस को ट्रैवल कराने का काम टुवर्ड्स साइटॉन डेंड्राइट करते हैं, ये कैच करते हैं इम्पल्सेस को। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूंगी, इट रिसेप्ट इम्पल्सेस। डन। ये बात समझ में आई डेंड्राइट्स के बारे में मैंने क्या बात करी, कि ये इम्पल्सेस को एनवायरनमेंट से कैच करते हैं और कैच करने के बाद में साइटॉन को ट्रांसफर कर देते हैं। यही डेंड्राइट्स पूरे आस पड़ोस में जितने भी इम्पल्सेस हैं सबको कैच करेंगे, साइटॉन में भेज देंगे। और फिर क्या होता है, फिर वो इम्पल्स ट्रैवल करके इधर आता है, यानी कि एक्सॉन की तरफ वो चला जाता है। अब देखिए, अभी इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये है हमारा एक्सॉन। तो डेंड्राइट ने इम्पल्सेस टुवर्ड्स साइटॉन भेजे और इन्होंने अवे फ्रॉम साइटॉन किया, इसीलिए हम इसमें कहेंगे टुवर्ड्स, अंदर की तरफ, सेंट्री पेटल ट्रैवल। साइटॉन्स टुवर्ड्स द सेंटर मूव कर रही हैं, सेंट्रीपीटल। अब आ गया एक्सॉन। एक्सॉन काफी लंबा न्यूराइट है, लॉन्गेस्ट न्यूराइट। ये क्या करता है, साइटॉन से इम्पल्स को दूसरी तरफ लेकर जाता है। जैसे कि मैंने क्या बताया, ये साइटॉन, ये डेंड्राइट्स और सपोज दिस बॉडी रिमेनिंग इज एक्सॉन। तो ये क्या करेंगे, इम्पल्स कैच करेंगे, साइटॉन को देंगे, साइटॉन से एक्सॉन ले जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, कैरीज इम्पल्सेस अवे, carries impulses away from cyton। ये सेंट्रीपीटल था क्योंकि टुवर्ड्स था, अवे है तो सेंट्रीफ्यूगल मूवमेंट ये कराएगा। एक्सॉन्स जब एंड होते हैं तो यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं सिनैप्टिक नॉब। सिनैप्टिक नॉब होता है। क्या मैं इसको ऐसा बोलूं, एंड पार्ट ऑफ एक्सॉन है ये, एक्सॉन का आखिरी पार्ट है, एक्सॉन का एंड पार्ट है। इट इज फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स, फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर्स। देखो, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, न्यूरो, न्यूरॉन, नर्व इम्पल्स, ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है। कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नर्व इम्पल्स को एक एक्सॉन से या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल कराने के काम में आते हैं, उन्हीं को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। तो ये जो एंड पोर्शन है, इस एंड पोर्शन पर कई सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स मौजूद होते हैं, भरा हुआ होता है ये पोर्शन न्यूरोट्रांसमीटर्स से।
क्लियर हुई ये बात? ठीक है, चलिए अब और एक बात बताएं। ओके, अब कई एग्जॉन्स में क्या देखा गया, ध्यान से देखना, कई एग्जॉन्स में देखा गया कि इस तरीके की कवरिंग होती है उनके एग्जॉन के चारों तरफ। इस तरीके की कवरिंग्स एग्जॉन के चारों तरफ होती है। इस कवरिंग्स को हम माइलिन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। ठीक है, माइलिन शीथ यहां पर मौजूद होती है। एक्चुअली में यहां पर क्या होता है, अंदर की तरफ आपको ऐसे सेल देखने को मिलेगा। रुको, मैं थोड़ा सा इसको काफी एनलार्ज करके आप लोगों को दिखा रही हूं ताकि एक में समझ में आ जाए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखें। यहां पर कुछ सेल्स होती हैं, ये रहे उनके न्यूक्लियस। और ये माइलिन शीथ एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में मैं आप लोगों को एक केमिकल कंपाउंड के बारे में पढ़ाऊंगी, स्पिंगोमाइलिन ऐसे करके। वो केमिकल कंपाउंड यहां पर मौजूद होता है। किस तरीके से मौजूद होता है हम बस उसे देखते हैं। देखिए, ये ऐसे लेयर्स में कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम इसको कहते हैं, इस फॉर्म में माइलिन शीथ यहां पर मौजूद होती है इस तरीके से। ठीक है, कुछ एग्जॉन्स में इस तरीके की माइलिन शीथ मौजूद होगी, उनको हम माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कह देते हैं। और जिनके अंदर ऐसा नहीं होता उसको हम नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का नाम देते हैं। तो कुछ तो हो गए माइलिनेटेड और कुछ हो गए नॉन माइलिनेटेड। ठीक है, अभी के लिए मैं सिर्फ ऐसा कह रही हूं कि माइलिन शीथ का जो सेक्रीशन है बाय ओलिगोडेंड्रो, नहीं मैं नहीं कह रही, रहन दो। क्यों नहीं कह रही? क्योंकि मैं आगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी उसके अंदर आपको इसके बारे में बताऊंगी। अब यहां पर ये तो माइलिन शीथ हो गई, पर मैंने हर जगह नहीं बनाई है, मैंने कुछ जगह पे ऐसे गैप छोड़े हैं। इसको हम कहते हैं नोड्स ऑफ रैनविर। रणबीर कपूर मत बोल देना, ना रणवीर सिंह है। नोड्स ऑफ रैनवियर, ये माइलिन शीथ और नोड्स ऑफ रैनवियर का फंक्शन है फास्ट इंपल्स कंडक्शन करवाना। क्या फंक्शन है इसका? फास्ट नर्व इंपल्स कंडक्शन। तो मैं ऐसे लिख देती हूं इनका फंक्शन, फास्ट नर्व इम्पल्स कंडक्शन। अभी मुझे माइलिन शीथ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ाना है, लेकिन वो मैंने कहा ना कब पढ़ाऊंगी, जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, क्योंकि तब तक आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके होंगे मेरे साथ में और मैं आप लोगों को इसके सारे केमिकल कंपाउंड्स एक्सप्लेन कर चुकी होंगी। तब उसे वहां पर समझना काफी आसान हो जाएगा। और ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हो गया। अब इसमें होता क्या है, वापस से सुनिए। ये एक न्यूरॉन है, ये डेंड्राइट्स है, इंफॉर्मेशन आई, नर्व इंपल्सेस आए, इसने कैच करे, साइटॉन को दिए, साइटॉन से एक्सॉन पे गए, एक्सॉन का जो टर्मिनल पोर्शन था, मेरे पैर में दिखा नहीं पा रही, एक्सॉन का जो टर्मिनल पोर्शन था, उस टर्मिनल पोर्शन पर न्यूरोट्रांसमीटर्स से वो न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइट हो गए, वो एक्साइटेड न्यूरोट्रांसमीटर ट्रांसफर कर देते हैं उस नर्व इम्पल्स को टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। वहां पर डेंड्राइट्स मौजूद हैं, उसको कैच करेंगे, साइटॉन को देंगे, एक्सॉन पे जाएगा, एक्सॉन से इम्पल्स ट्रैवल करता हुआ नीचे जाएगा, वापस से किसके अंदर, टीलोडेंड्रॉन या फिर सिनेप्टिक नॉब्स या फिर एंड ऑफ एक्सॉन के अंदर, और वहां पर एक हलचल होगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स को रिलीज कर देंगे, दूसरा डेंड्राइट कैच कर लेगा एंड द साइकिल कंटिन्यूज। इस तरीके से नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है। ये रहा एनसीईआरटी का डायग्राम। ये इन्होंने एक नर्वस टिश्यू बनाया है। देखिए, बड़ा सा पोर्शन जो गया वो हो गया एक्सॉन, ये जो पोर्शन जा रहा है ये हो गया एक्सॉन, ये बीच का पोर्शन सेल बॉडी है और यहां पर दिस इज अ न्यूक्लियस।
ये इसका न्यूक्लियस है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो छोटे छोटे से पोर्शन है ये है डेंड्राइट, और देखो यहां पर छोटी छोटी सी सेल्स, न्यूरोग्लिया सेल्स। क्लियर? प्लीज हैव अ लुक एट दिस, फिर हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नर्वस टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया। अब हम सेकेंड टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, विच इज मसल टिश्यूज। अगर मैं मसल्स की बात करूं बेटा, तो मसल्स आर मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं मसल्स की बात करूं तो आपकी बॉडी का 40 से 50% वजन इन मसल्स के कारण होता है। तो दे फॉर्म्स 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट। बताओ जरा, कभी वजन बढ़ाना है तो मसल्स बढ़ाते हैं, वजन कम करना है तो मसल वेट और फैट फैट खैर तब तो कम करना है तो फैट कम करते हैं, मसल्स कम नहीं करते। जब वजन बढ़ाना होता है तो मसल वेट गेन किया जाता है। जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह होते हैं वो पागल होता है मसल वेट के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है, 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ये बनाती है। मसल टिश्यूज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। फीचर्स ऑफ मसल टिश्यूज। मसल टिश्यूज के कुछ फीचर्स हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। एक है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक है एक्साइटेबिलिटी। ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल शब्द का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्टाइल वर्ड का मतलब होता है, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वर्ड का मतलब होता है कि जैसे ये हाथ है मेरा, मुझे कुछ उठाना है तो ये ऐसे ऐसे हुई ना, मेरा हाथ ऐसे था, मुझे कुछ यहाँ पे काम है तो ये ऐसे मूव किया, तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई होंगी। और ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स क्यों होती हैं? क्योंकि ब्रेन इनके पास इम्पल्स भेजता है। जैसे ही ब्रेन इनको इंफॉर्मेशन देता है, गर्म चीज थी, मैंने जैसे ही छुई वैसे ही मैं इसको हटा लूंगी। क्यों हटा लूंगी? क्योंकि जैसे ही गर्म चीज मैंने छुई वैसे ही ब्रेन को इंफॉर्मेशन गई, ब्रेन ने इसको बोला कि ये गर्म है, हाथ उठाओ। तो ये एक्साइट करी जा सकती हैं यूजिंग नर्व इम्पल्सेस। ये कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, ये इलास्टिक होती हैं, तभी तो ये इतना सारा मूवमेंट शो कर पा रही हैं। तो दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल, दे आर एक्साइटेबल, दे आर इलास्टिक एंड दे आर एक्सटेंसिबल। डन? ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? चलिए अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स में आपको 3 टाइप देखने को मिलेगा, पर तीनों टाइप्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलैरिटीज हैं। देखो मैं यहां पे कुछ शब्द लिख रही हूं, मसल, मसल बंडल, मसल फाइबर्स और मायोफिब्रिल्स। ये 4 शब्द मैंने आपके सामने लिखे। अब मैं मसल की बात करती हूं। फॉर एग्जाम्पल, दिस कंप्लीट इज अ बॉडी मसल। सपोज ये हमारी बॉडी की कोई मसल है, राइट? ये आपकी बॉडी की कोई मसल आ गई। इस मसल के अंदर आपको देखने को मिलेंगे मसल फाइबर्स। ये आपकी मसल है, इस मसल के अंदर आपको ऐसे बंडल्स होंगे। ऐसे, मैं सिर्फ एक बना के बता रही हूं, कई सारे होते हैं।
ये हो गया कौन? एक मसल बंडल। सपोज ये एक मसल बंडल है, तो एक मसल के अंदर कई सारे मसल बंडल्स हो सकते हैं। इन मसल बंडल्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे ऐसे मसल फाइबर्स, कुछ इस तरीके से लार्ज सिलेंड्रिकल होते हैं, पैरेलली एक दूसरे के अरेंज होते हैं। इस तरीके के आपको मसल फाइबर्स देखने को मिलेंगे, और इन फाइबर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत छोटे छोटे फाइबर्स। उनको हम मायोफिब्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोफिब्रिल्स। वापस से जरा मेरी बात सुनिए। एक मसल बनी हुई है कई सारे मसल बंडल से। देखिए, ये मेरी मसल थी। इस मसल के अंदर कई सारे मसल बंडल्स मौजूद थे। उन मसल बंडल्स के अंदर कई सारे फाइबर्स से ऐसे पतले पतले लंबे लंबे, और उनके अंदर बहुत छोटे फाइबर्स जैसे स्ट्रक्चर्स मायोफिब्रिल्स कहलाते हैं। तो मसल, मसल से छोटा मसल बंडल, उससे छोटा मसल फाइबर, और उससे छोटा मायोफिब्रिल। जब मैंने बोला, एक मिनट, जब मैंने बोला कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती, तो वो एक्चुअली में उसके मसल फाइबर्स रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। शोज रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शंस। शोज रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। मैं ऐसा कह सकती हूं कि मसल फाइबर इज नथिंग बट मेरे मसल की सेल्स हैं। बस इनकी क्या खास बात है कि ये लार्ज एलोंगेटेड होते हैं। और ये हो गया एक मसल के बारे में बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अब ये जो मसल्स हैं, ये तीन तरीके की हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ मसल्स। तीन तरीके की मसल्स हम पढ़ने वाले हैं। एक को हम बोलते हैं स्केलेटल मसल्स, एक को हम बोलेंगे स्मूथ मसल्स, और एक को हम बोलेंगे कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है, एक एक करके हम इन तीनों को पढ़ेंगे, बल्कि एक एक करके नहीं, ऐसा करते हैं कंबाइन करके फ्लो चार्ट की फॉर्म में हम तीनों को एक साथ स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, एक टेबल बना लेते हैं सारी मसल्स के बारे में, और कंबाइन करके इसको पढ़ लेंगे। अब ठीक है, वी हैव skeletal muscles, smooth muscles and cardiac muscles। पढ़ें। सबसे पहले देखें, स्केलेटल मसल का मैं डायग्राम बनाती हूं। ऐसी लंबी लंबे से लॉन्ग सिलेंड्रिकल से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये हो गई आपकी स्केलेटल मसल। स्मूथ मसल्स इस तरीके की होती हैं, कोनों से पतली, बीच में से मोटी।
कोनों से पतली, बीच में से मोटी। हम इसको स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म शेप कहते हैं। और ये आपकी कार्डियक मसल्स होंगी। कार्डियक मसल्स के अंदर आपको ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। तो यहां पर सबसे पहली बात हम स्केलेटल मसल में करते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेप हो गई, ये हो गई स्पिंडल या फ्यूजिफॉर्म शेप। और कार्डियक मसल्स भी आपकी सिलेंड्रिकल मसल्स हो गई, लेकिन ब्रांच्ड है। और ये दोनों अनब्रांच्ड हो गई। ठीक है, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। पहला पॉइंट शेप देखा, दूसरा पॉइंट ब्रांचिंग देखा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यूक्लियस की। देखो, ये रहा एक न्यूक्लियस, नेक्स्ट नेक्स्ट, कई सारे न्यूक्लियसेस प्रेजेंट होंगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड, लेकिन स्मूथ मसल्स में सिर्फ एक होगा। यहां पर भी आपको एक सेल में एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, लेकिन इनके बीच में, ये लीजिए, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, ये अभी मैं आप लोगों को समझाती हूं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाकी दोनों यूनी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड, नेक्स्ट। ठीक है, और बात करते हैं। अगर मैं स्केलेटल मसल्स को देखूं तो मुझे उनके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कुछ तो ऐसा देखने को मिलेगा। इनको हम स्ट्रिप्स या स्ट्राइशंस कहते हैं। स्केलेटल मसल्स को पहचानने का तरीका ही ये होता है कि इसके अंदर आपको ऐसे पैरेलल स्ट्रिप्स या स्ट्राइशंस देखने को मिलते हैं। इसीलिए इन मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं। ऐसे चलते रहते हैं, इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसीलिए इनका नाम स्मूथ मसल्स है। और कार्डियक मसल्स के अंदर भी ऐसा होता है। अब बात आई कि ये हो किसके कारण रहा है, जरा समझिए। एक्चुअली में यहां पर मसल्स में प्रेजेंट होते हैं कुछ प्रोटीन्स। मसल्स के अंदर कुछ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। वही प्रोटीन्स अगर प्रॉपरली अरेंज्ड हैं एक डिफाइनाइट पैटर्न में, तो आपको ऐसे ऐसे स्ट्राइशंस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर वो डिफाइनाइट पैटर्न में अरेंज नहीं है तो आपको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा, आप उनको स्मूथ मसल्स कह देंगे। तो यहां पर स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स में आपको स्ट्राइशंस देखने को मिलते हैं। स्ट्राइशंस प्रेजेंट, यहां पर एब्सेंट, यहां पर प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक और पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। देखिए, स्केलेटल मसल्स का नाम ही स्केलेटल है क्योंकि ये आपकी बॉडी के मसल्स पे यानी कि स्केलेटन से अटैच्ड है। आपके बाइसेप्स की, आपके ट्राइसेप्स की मसल्स, आपके थाई मसल्स, ये सारी आपकी स्केलेटल मसल्स हैं। तो इसका लोकेशन लिख रही हूं मैं, ये प्रेजेंट है, इट इज अटैच्ड, इट इज attached to skeleton। उसका नाम क्या है, कार्डियक मसल्स। इट इज फाउंड इन हार्ट,
और ये कौन आ गई? स्मूथ मसल्स आ गई। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये आपके बॉडी के जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका पेट हो गया, आपके लंग्स, लिवर्स, इन सब में प्रेजेंट होती हैं। इट इज फाउंड इन विसरल ऑर्गन्स। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट पॉइंट इनके लोकेशन की भी बात कर दी। अब लोकेशन से ही रिलेटेड एक और पॉइंट आ जाता है, और वो है इनका फंक्शन। देखो, आपके हाथों की मसल्स हैं, आपके पैरों की मसल्स हैं, आपकी शोल्डर मसल्स हैं। आप डिसाइड करते हो कि इनको कैसे मूव करना है, आपके मन मुताबिक काम होता है। ये वॉलेंटरी मसल्स होती हैं, तो दे आर वॉलेंटरी मसल्स। और पेट किस तरीके से मूवमेंट करेगा, लंग्स किस तरीके से मूवमेंट करेंगे, पैनक्रियाज, लिवर कैसे मूवमेंट करेगा, ये आप डिसाइड नहीं करते, तो ये इनवॉलेंटरी है। और कार्डियक तो बिल्कुल ही डिसाइड नहीं करते भाई, इनवॉलेंटरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात हो गई। अब अगर मैं अपने हाथों की मसल्स की बात करूं, तो अपने हाथों की मसल्स कितनी आसानी से थक जाती हैं। किसी सामान को, ये लो, इसी को मैं 10 मिनट पकड़ के ऐसे खड़ी हुई हूं, ऐसे खड़ी हुई हूं, मेरे तो हाथ दर्द कर जाएंगे। तो इनमें फटीग बहुत आसान होता है, तो इजीली फटीग। आपके पेट की मसल्स, आपके स्टमक की मसल्स, आपके लंग्स, लिवर की मसल्स थकती हैं, लेकिन बहुत कम, वेरी लेस फटीग। फटीग मतलब थक जाना, थकावट। और दिल की मसल्स, हार्ट की मसल्स नहीं थकती। अगर वो थकी तो तुम ही थक जाओगे। तो यहां पर नो फटीग देखने को मिलेगा। फटीग। ठीक है, तो हमने इनके क्या क्या फीचर्स देखे, शेप देखी, ब्रांचिंग देखी, नंबर ऑफ न्यूक्लियस देखे, स्ट्राइएशंस देखा, स्केलेटन। ओके, नेक्स्ट बात माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं। देखिए, एक्चुअली में मतलब मैं मूवमेंट की बात करती हूँ। स्केलेटल मसल्स क्यों थक जाती हैं? क्योंकि ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट करती हैं, इनके अंदर बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशंस होते हैं। हम लिख देते हैं वेरी फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस या रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशंस बगैर इतना नहीं थकते, वेरी फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, अगर मैं आपके स्मूथ मसल्स की बात करूं, तो स्मूथ मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस काफी स्लो होते हैं। अगर देखो, मुझे यहां से वहां तक जाना है, मैं चल के जाऊंगी, मैं कम थकूंगी। मैं भाग के स्प्रिंट मार के जाऊंगी तो मैं बहुत जल्दी थक जाऊंगी। तो इसीलिए ये कम क्यों थकती हैं? क्योंकि इनके अंदर स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और हार्ट मसल्स की तो बेस्ट बात ही यही है कि इसके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है। एक स्पेसिफिक तरीके से, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन का कॉन्ट्रैक्शन ये लाइफ टाइम करते रहते हैं। एक स्पेसिफिक पैटर्न है, इतने में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इतने सेकंड्स के लिए, फिर इतने आराम से रिलैक्स करेंगे, फिर कुछ सेकंड वेट करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे। इसीलिए ये कभी नहीं थकते, दे आर नेवर फटीग। और ये हमने इन तीनों को कंपेयर कर लिया, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। यहां पर मुझे बस कार्डियक मसल में एक और बात बतानी है कि दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इंटरकैलेटेड। इसको हम कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। अब ये इंटरकैलेटेड डिस्क करता क्या है? ये बेटा एक कम्युनिकेशन जंक्शन है। कम्युनिकेशन जंक्शन का अब ये क्या करेगा? एक कार्डियक मसल रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है,
उससे इंटरकैलेटेड डिस्क से दूसरी सेल भी जुड़ी हुई है। तो अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो वो भी उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी। उसकी इंटरकैलेटेड डिस्क से दूसरी जुड़ी हुई है, वो भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो सब मसल साथ में कॉन्ट्रैक्ट करें, उसका कम्युनिकेशन इस इंटरकैलेटेड डिस्क से होता है। इसीलिए इसको हम कम्युनिकेशन जंक्शन कहते हैं। डन? क्लियर हुई ये बात? चलिए एनसीईआरटी का इसका डायग्राम देख लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। सबसे पहली है आपकी स्केलेटल या स्ट्राइटेड मसल्स, दूसरी आती है आपकी स्मूथ मसल्स या स्पिंडल मसल्स या इनवॉलेंट्री मसल्स। देखो यहां पर एक, दो, तीन, चार, कई सारे न्यूक्लियस हैं और ऐसे स्ट्राइशंस मौजूद हैं। यहां पर सिर्फ एक न्यूक्लियस और कोई भी स्ट्राइशन नहीं है। शेप देख लीजिए इनकी क्या है। नेक्स्ट आ गए कार्डियक मसल्स, ये रहा न्यूक्लियस, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, जंक्शन है। सिंपल, बहुत ही सिंपल था। ये लो, इतनी आसानी से हमने एक और टिश्यू पढ़ लिया। अब हम थर्ड टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे। प्लीज हैव अ लुक एट दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टिश्यू जो हम लोगों को पढ़ना है, इट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले तो ये भी मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है। नेक्स्ट ये आपकी बॉडी का मोस्ट एबेंडेंट टिश्यू है, मोस्ट एबेंडेंट टिश्यू। डन? ठीक है, अगर मैं इसके फंक्शंस पढ़ना शुरू करूं, चलिए क्या क्या फंक्शंस हैं, नाम क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, लिंक करता है, लिंक्स अदर टिश्यूज और ऑर्गन्स। टिश्यूज या ऑर्गन्स को लिंक करने का ये काम करता है, पहला। दूसरा, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे आपका ब्रेन, आपकी बोन्स, आपके कार्टिलेजेस, ये सब इसी का पार्ट है। तो अगेन इसका नेक्स्ट फंक्शन हो जाएगा सपोर्ट। नेक्स्ट बात करती हूं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। मैंने बोला कि आपकी जो बोन्स हैं वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है और बोन्स का फंक्शन क्या होता है, आपकी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। तो इसका भी फंक्शन हो जाएगा आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर देना। ब्लड और लिम्फ भी इसी का पार्ट है, उनका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका एक और फंक्शन हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये इनके कुछ फंक्शंस हो गए। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है, उन कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल बात देखी गई कि इसका कॉम्पोजिशन बहुत ही गजब का है। हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का कॉम्पोजिशन कैसा होगा, देखो सबसे पहले तो यहां पर मैट्रिक्स मौजूद होता है। एंड व्हाट इज मैट्रिक्स, दो सेल्स, इस टिश्यू की जो दो सेल्स हैं, उन दो सेल्स को कनेक्ट करने का काम ये मैट्रिक्स करता है। तो हम इसको इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस कहते हैं, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस। ये यूजुअली पॉलीसैकेराइड से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, पॉलीसैकेराइड से। उसमें भी म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स ऐसे सैकेराइड्स होते हैं जो कि वाटर एब्जॉर्बिंग होते हैं। बेस्ट एग्जांपल है हाइल्यूरोनिक एसिड। बेस्ट एग्जांपल है, रुकना है एक मिनट, ये तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है, चलिए ऊपर नाम लिख देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू।
नेक्स्ट, हाँ, हाइल्यूरोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहां पर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स भी देखने को मिलती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जैसे कि उनका नाम आ जाता है फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट, कुछ होती हैं मैक्रोफेजेस और कुछ होती हैं मास्ट सेल्स। देखिए, फिब्रोब्लास्ट फाइबर वर्ड आया है, ये एक्चुअली में फाइबर्स का फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्म प्रोटीन फाइबर्स। मैक्रोफेजेस का काम है फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब खाना, साइटो सेल के लिए आता है। फैगोसाइटोसिस, सेल को मार के खा जाना। अगर किसी भी सेल में, टिश्यू में, ब्लड में फॉरेन सेल आ गई है, एक ऐसी सेल जो आपकी बॉडी को बिलोंग नहीं करती है, तो ये मैक्रोफेजेस उनको मारेंगी और खा जाएंगी, फैगोसाइटोसिस। और मास्ट सेल केमिकल सेक्रीट करती हैं, सेरोटोनिन, हेपारिन, ऐसे अलग अलग केमिकल्स हैं जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, वेसो डायलेशन, वेसल्स, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन। ऐसे अलग अलग फंक्शंस ये लोग करते हैं, या इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं, ऐसी सारी चीजें। अब यहां पर फाइबर्स की बात हुई है, कौन से फाइबर्स? तो यहां पर बेटा आपको कुछ प्रोटीन फाइबर्स भी देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कनेक्टिव टिश्यू की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके अंदर प्रोटीन फाइबर्स मौजूद होंगे। दो तरीके के मौजूद होते हैं, कोलेजन होता है एक तो, और दूसरे होते हैं इलास्टिन। कोलेजन दिखने में व्हाइट कलर का होता है, तो हम इसको व्हाइट फाइबर भी कहते हैं, और इलास्टिन येलो फाइबर कहलाता है। ओके, तो मैंने आप लोगों को अभी तक क्या क्या बताया, जरा इसको हम फिर से देख लेते हैं कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में तीन तरीके के कंपाउंड्स, उसका कॉम्पोजिशन में तीन चीजें तो होंगी ही। मैट्रिक्स, इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंस जो कि बना है म्यूकोपॉलीसैकेराइड जैसे कि हाइल्यूरोनिक एसिड। दूसरा हो गया आपका डिफरेंट टाइप की सेल्स हो सकती हैं, जैसे कि फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स। सिर्फ इतनी ही नहीं होती हैं, और भी कई सारी भी होती हैं, एटसेट्रा। और दो तरीके के प्रोटीन्स बनते हैं, कोलेजन और इलास्टिन। अगर मैं ब्लड को हटा दूं तो सबके अंदर आपको कोलेजन और इलास्टिन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बस ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर ये प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। इतना क्लियर हुआ? अब हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज देखते हैं। ये हमने टाइप्स निकाला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्पोजिशन। तो आपको देखने को मिलेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, आपको देखने को मिलेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और आपको देखने को मिलेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होगा, नाम में लूज लिखा हुआ है, यहां पर मैट्रिक्स ज्यादा होता है फाइबर्स से। मैट्रिक्स ज्यादा है यानी कि लिक्विड सब्सटेंस ज्यादा है, तो फाइबर्स दूर दूर होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर मैट्रिक्स कम होता है फाइबर्स से, मैट्रिक्स कम होगा फाइबर्स से, तो इसीलिए ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। पहले हम इन्हीं दोनों की बात कर देते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम दो टिश्यूज पढ़ने वाले हैं, एक का नाम आएगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, और एक का नाम आएगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस में हम दो पढ़ेंगे, एक का नाम है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एक का नाम है डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज।
व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज मतलब यहां पर कोलेजन ज्यादा था। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन ज्यादा था इसीलिए व्हाइट फाइब्रस, कोलेजन कम है डेंस फाइब्रस। अब हुआ क्या, देखो ध्यान से सुनो, एनसीईआरटी में ये इतना कुछ मेंशन नहीं है। एनसीईआरटी ने एक्चुअली में क्या होता है, फिर ये दो टाइप के होते हैं, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू रेगुलर एंड इरेगुलर, ठीक है। और यहां पर भी रेगुलर और इरेगुलर आ जाएगा, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं। इनमें इनका एग्जाम्पल होता है टेंडेंस और इनका एग्जाम्पल है लिगामेंट्स। हो सकता है आपने नाम सुना हो, लिगामेंट इंजुरी हो गई है, जब मसल्स के अंदर, मसल्स के पास में लिगामेंट्स होते हैं उनमें इंजरीज हो जाती हैं। तो एक्चुअली में ये इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। एनसीईआरटी ने ये शब्द मेंशन नहीं किए हैं व्हाइट फाइब्रस और येलो फाइब्रस, उन्होंने सीधा बोला है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर का एग्जाम्पल टेंडन एंड लिगामेंट उन्होंने लिख दिया है, इस तरीके से उन्होंने बोला है। मैंने आपको पूरा बता दिया है, डिटेल में हम इन्हीं दो को पढ़ेंगे। और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमें सबसे पहले देखना है ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होता है, सॉलिड मैट्रिक्स होता है, ब्लड और दूसरा कार्टिलेज। इन दोनों के अंदर ही आपको सॉलिड मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, जो कि एक यूनिक फीचर हो गया। नहीं तो मैट्रिक्स तो आपका लिक्विड था और उसके अंदर बाकी सारे फाइबर्स मौजूद थे, पर सिंस यहां पर सॉलिड मैट्रिक्स देखने को मिल रहा है, इसीलिए ये एक मॉडिफिकेशन है और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तीसरा हम पढ़ेंगे ब्लड। ये क्यों स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि यहां पर फाइबर, प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होंगे, प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होंगे और इसीलिए ये भी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। तो हमने टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज को ऑर्गेनाइज करके देख लिया। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया क्या होगा, यहां पर मैट्रिक्स काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फाइबर्स प्लस अदर सेल्स के, ठीक है। ये दो तरीके का हो गया, एक का नाम है एरियोलर और एक का नाम है एडिपोज। एरियोलर हो या एडिपोज हो, इन दोनों की एक बेसिक लोकेशन है बीनीथ द स्किन, ठीक है। स्किन के नीचे ये दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब एरियोलर हवा, हवा यहां पर लार्ज एयर कैविटीज मौजूद होती हैं। और यहां पर एडिपोज डिपॉजिट, डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन होता है। तो क्या क्या बोला मैंने एरियोलर और एडिपोज के बारे में, बेसिक सी बातें कि एरियोलर टिश्यूज के अंदर तो लार्ज एयर कैविटीज मौजूद होंगी और एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट का डिपोजिशन होता है। कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर ये एक सेल है तो इस सेल का ये रहा न्यूक्लियस और ये इतने पूरे पोर्शन में आपको फैट मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, ठीक है। इतने पूरे पोर्शन में आपको फैट मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। ये हो गए एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यूज। देखिए
पहला आया एरियोला। एनसीईआरटी का हम डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर इतना काफ़ी सारा स्पेस है और इनके बीच में कई सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आ गया एडिपोज। एडिपोज में ये रहा इसका न्यूक्लियस और ये पूरा फैट स्टोरेज एरिया है। साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। डन। अब एरियोलर टिश्यूज देखिए, जो मैंने आपको नाम लिए फिब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल्स, ये सब एनसीईआरटी की थ्योरी में नहीं लिखे हैं, डायग्राम में मेंशन है। सबसे पहले आई फिब्रोब्लास्ट। देखिए इसकी लेबलिंग पे क्वेश्चन आता है। ये हैं फिब्रोब्लास्ट सेल्स। फिब्रो ब्लास्ट सेल्स का क्या फंक्शन है? प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन फाइबर्स। इनका फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फाइबर्स, चाहे फिर वो कोलेजन हो या फिर वो इलास्टिन हो। दूसरा कौन आ गया? दूसरा आए आपके, देखिए इन्हीं से ऐसे निकलते हुए कोलेजन फाइबर्स हो गए। ये है मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स को पहचानने का तरीका ऐसे डॉट्स मौजूद हैं। और ये मास्ट सेल्स का फंक्शन क्या है? केमिकल सिंथेसिस। केमिकल्स का ये सिंथेसिस करते हैं। मैक्रोफेजेस ऐसी टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी सी सेल्स होती हैं और इनका फंक्शन क्या है? पैगोसाइटोसिस। फॉरेन सेल्स को खा जाते हैं ये मैक्रोफेजेस, हम इनको बोलेंगे। तो ये थे हमारे लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम बात करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज की। इसके अंदर क्या होगा? कॉम्पैक्टली पैक्ड प्रोटीन फाइबर्स होंगे। कॉम्पैक्टली पैक्ड प्रोटीन फाइबर्स मौजूद होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं। अब मैं वो फॉलो कर रही हूं जो एनसीईआरटी ने लिखा है। एक होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में हमें दो एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। एक का नाम है टेंडन और एक का नाम है लिगामेंट। लिगामेंट्स के अंदर इलास्टिन फाइबर्स ज्यादा होता है, मोर इलास्टिन, और टेंडन्स के अंदर कोलेजन फाइबर्स ज्यादा होता है, मोर कोलेजन। कोलेजन ज्यादा है इसीलिए टेंडन्स वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, क्योंकि कोलेजन वाइट कलर का है और इलास्टिन येलो कलर का है, इसीलिए लिगामेंट येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट हो जाते हैं। यहां पर इनके फंक्शन से क्वेश्चन आता है। अब हम इनका फंक्शन देखते हैं। ये जो टेंडन्स हैं, इनका फंक्शन है एक बोन को एक मसल से अटैच कराना। इसका फंक्शन है अटैचमेंट ऑफ बोन टू मसल। और लिगामेंट का फंक्शन है बोन को बोन से अटैच कराना। अटैचमेंट ऑफ बोन टू बोन। अब मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि लिगामेंट्स बोन को बोन से अटैच करा रहे हैं कि बोन को मसल से, कि टेंडन बोन मसल से, बोन बोन, बहुत कंफ्यूजन होता था। तो इसकी एक ट्रिक मुझे मिली विच इज बोल बोल। देखो बीओ मतलब बोन, बीओ मतलब बोन। दो बोन्स को कनेक्ट कराने का काम, दो बोन्स को कनेक्ट कराने का काम लिगामेंट का। फिर मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं हुआ। बोन्स को बोन से अटैच कराना है लिगामेंट, बचा कौन?
बोन को मसल, ठीक है, टेंडन हो गया आंसर। सिंपल सी बात हो गई। तो ये थे मेरे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर क्यों बोला हमने इसको? क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर डिफाइनाइड पैटर्न में फाइबर्स अरेंज्ड हैं। यहां पर हम लिखेंगे फाइबर्स अरेंज्ड पैरेलली। इस तरीके से फाइबर्स अरेंज्ड होते हैं, इसीलिए रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और पास पास में है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस इरेगुलर में क्या होता है? फाइबर्स अरेंज्ड इन अनडिफाइंड पैटर्न। कोई पैटर्न ही नहीं है उसके अरेंजमेंट का, अनडिफाइंड पैटर्न में वो अरेंज होके जाते हैं, तब हम उसे डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। तो डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर। रेगुलर की अगर हम बात करें, देखिए कोलेजन फाइबर्स किस तरीके से अटैच्ड है, और इरेगुलर की अगर हम बात करें तो देखो यहां पर है, फिर यहां कहीं है, यहां कुछ रैंडमली ही अरेंज्ड है। अच्छा, इसके अंदर तुम नहीं, ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा, चलो इतना देखो, ये क्लियर हुआ। ये हो गए हमारे डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। और अब हमको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में बेसिक फीचर मैंने आप लोगों को बता दिया। 3 है, एक का नाम है बोन, दूसरे का नाम है कार्टिलेज, और तीसरे का नाम है ब्लड। बोन्स, कार्टिलेज, ब्लड। अगेन हम इसको अभी डिटेल में इतना नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में हम इनको पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे फिजियोलॉजी में हम पहुंचेंगे। हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे उस टाइम पर बोन्स आएगा लोकोमोशन एंड मूवमेंट में, और मसल्स भी लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आएंगी। नर्वस सिस्टम आएगा आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, ब्लड आएगा आपका बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर एनटीए ये बोलता भी है कि भैया एनिमल टिश्यूज नहीं पढ़ेंगे, तो भी हम नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं तो इसको काम में ले ही लेंगे। सबसे पहले मैं ब्लड के बारे में आप लोगों को पढ़ाती हूं। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड के अंदर फाइबर्स मौजूद नहीं होते हैं, राइट। ये एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होंगे, प्रोटीन फाइबर्स एब्सेंट होंगे। तो यहां पर मौजूद क्या होता है? यहां पर देखो, ब्लड का अगर मैं कॉम्पोजिशन बनाऊं तो उसमें मौजूद होगा एक तो लिक्विड पोर्शन, उस लिक्विड पोर्शन को हम कहते हैं प्लाज्मा, और दूसरा आ गया सेल्यूलर पोर्शन, ब्लड में पाई जाने वाली सेल्स। आपको 3 पोर्शन, यहां पे 3 चीजें देखने को मिलेंगी। एक का नाम है आरबीसी, एक का नाम है डब्ल्यूबीसी, और एक का नाम है प्लेटलेट्स। ठीक है, ये कौन है, क्या है, कैसे कैसे फंक्शंस करते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या, जब इसका चैप्टर आएगा तब देखेंगे। इन जनरल ब्लड के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो ब्लड का फंक्शन हो जाएगा, पहला ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। दूसरा क्या करता है? प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट काम क्या करता है? वेस्ट रिमूवल, ठीक है। उसके अलावा WBCs बॉडी के एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो इसीलिए इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, एटसेट्रा। बतेरे काम है इसके, बहुत फंक्शंस हैं, आगे जाके हम आसानी से सब पढ़ते जाएंगे, जरा सी भी टेंशन मत लो तुम लोग।
पढ़ा हमने, ब्लड के बारे में भी एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया। अब ऐसा करते हैं, इसको नोट करिए, देन वील टॉक अबाउट बोन्स एंड कार्टिलेजेस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ब्लड के बारे में देखा। चलिए अब बोन्स और कार्टिलेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं अगर कार्टिलेज की बात करूं, तो कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है वो होता है सॉलिड एंड प्लाइबल। देखो, प्लाइबल वर्ड का मतलब है कोई एक ऐसी चीज जिसको आप थोड़ा मोड़ सको, जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो। तो कार्टिलेजेस थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं। एग्जाम्पल दूं, ये लो कान, मोड़ सकते हैं हम इनको थोड़ा बहुत। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप इनको बहुत ज्यादा दबाएंगे तो ये दब जाएंगे। दे रेजिस्ट कंप्रेशन। ठीक है, पहली चीज। चलें दूसरी बात करते हैं। अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर एक स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेजेस की सेल्स हैं। यूजुअली जो कार्टिलेजेस आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं बर्थ के टाइम पे, वो लेटर ऑन रिप्लेस होते जाते हैं बोन से। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में कार्टिलेजेस की संख्या काफी ज्यादा होती है, लेकिन बाद में वो रिड्यूस हो जाती है। एंड के टाइम पर कहाँ कहाँ कार्टिलेजेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये आउटर ईयर का मैंने एग्जाम्पल दिया, नाक की टिप पर मौजूद होते हैं, टिप ऑफ नोज। तो आउटर ईयर्स, टिप ऑफ नोज, ये दो जगह प्रेजेंट हो गए। वर्टिब्रल कॉलम में भी बीच में मौजूद होते हैं, इन वर्टिब्रल कॉलम। उसके अलावा आपके हाथों और पैरों में भी मौजूद होंगे, इन लिम्स। ठीक है, ये हो गया आपका कार्टिलेजेस। नाउ लेट्स फोकस ऑन बोन्स। अगर मैं बोन्स के मैट्रिक्स की बात करूं तो ये मैट्रिक्स सॉलिड होता है, नॉन प्लाइबल होता है। आप इसको दबा नहीं सकते, हार्ड होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें कैल्शियम एंड फास्फोरस के डिपॉजिशंस होते हैं। ठीक है, मैंने यहां पे बोला कि जो सेल है उसका नाम कॉन्ड्रोसाइट है। यहां पर सेल्स का नाम ऑस्टियोसाइट्स होता है। ऑस्टियोसाइट सेल्स यहां पर आपको देखने को मिलेगी। इनका फंक्शन क्या है? पहला, बॉडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। दूसरा, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट, एक ही मैं लिख देती हूं, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जैसे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रिब केज, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रेनियम आ गया, आपके स्कल आ गया अंदर प्रोटेक्शन के लिए, आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए वर्टिब्रल कॉलम आ गई। इस तरीके से ये हो जाता है। और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होता तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। ये हो गया बोन्स के बारे में। डिटेल में हम इसका आगे पढ़ेंगे। एंड नाउ वी हैव मूव्ड ऑन टू द फोर्थ टिश्यू विच इज एपिथेलियल टिश्यूज। अब ये एपिथेलियल टिश्यूज क्या है, क्या करते हैं, जरा समझिए। पहली बात तो ये कहीं से भी डिराइव हो सकते हैं, कैन बी डिराइव्ड, can be derived from all the three layers, can be derived from all the three layers। पहली चीज। दूसरी चीज की हम यहां पर बात करते हैं। यहां पर इन एपिथेलियल टिश्यू की बेस्ट बात क्या है कि ये कहीं ना कहीं किसी की कवरिंग बना रहे होंगे। दे फॉर्म्स कवरिंग, या लाइनिंग्स में मैं उनको बोल देती हूं। इसीलिए इनका एक ना एक सरफेस तो एनवायरनमेंट को फेस कर रहा होगा। एटलीस्ट वन सरफेस वुड बी फेसिंग
फ्री इन्वायरमेंट। जैसे इस लाइन का मैं मतलब वापस से बता देती हूं। मैं स्किन की बात करूं तो कई सारी लेयर्स होंगी, पर ये लेयर आउटर एटमॉस्फेयर में की तरफ है, तो यहां पर फ्री है। अगर मैं बकल कैविटी की बात करूं तो इसकी ये जो लेयर है, यहाँ जहां पे छाले होते हैं, ये लेयर भी किसी ना किसी इन्वायरमेंट को फेस कर रही है। खाना बकल कैविटी से ईसोफेगस में गया, स्टमक में गया, तो वो सारी लेयर्स कहीं ना किसी को फेस कर रही हैं। या तो उन्हीं का एनवायरनमेंट, कोई ना कोई एनवायरनमेंट होगा, या तो ये बाहर का एनवायरनमेंट हो सकता है या बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई फ्री एनवायरनमेंट को ये फेस कर ही रहे होंगे। ये बात एकदम 100% सही है। नेक्स्ट, अगर इसके मैं फंक्शंस की और बात करूं तो अगर इन्होंने कवरिंग बनाई है तो इनका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करते हैं। अब हम टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज दो तरीके के हो सकते हैं। एक का नाम है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज और एक का नाम है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यूज। अगर टिश्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल है तो वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, लेकिन यहां पर मोर देन टू और मोर देन टू लेयर्स होंगी। टू और मोर देन टू लेयर्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दो या दो से ज्यादा लेयर्स हो सकती हैं। अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज कई तरीके के होंगे, जैसे कि स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, एंड कॉलमनर। क्यूबॉइडल, सिंपल, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम। अब मैं एक एक करके आपको ये पढ़ाऊंगी। ऐसा करते हैं, इनको अलग अलग पढ़ने से बेटर है हम इन तीनों को एक साथ स्टडी कर लेते हैं। एक टेबल बनाते हैं और उसी एक टेबल में हम जितने भी आपके स्क्वैमस एपिथेलियम है उनको स्टडी कर लेते हैं। ओके, हमें इसमें क्या क्या बातें करनी है? हमें सबसे पहले तो इनके स्ट्रक्चर देखने हैं, फिर हमें इनकी लोकेशन देखनी है और इनके फंक्शंस देखने हैं। तो स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शंस। सबसे पहले मेरा आया सिंपल स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल स्क्वैमस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, एक सेकेंड। हाँ, देखो, बहुत ही पतली थिन सी सेल्स होंगी और ऐसे एक सिंगल लेयर बना देंगे। इरेग्युलर सी सेल्स होती हैं। ये इसके पीछे का स्ट्रक्चर हो, ऐसे ये लीजिए। तो स्मॉल इरेग्युलर सेल्स। क्यूबॉइडल सेल्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी थिक होती हैं। ठीक है, ये मैंने क्यूबॉइडल एपिथेलियम आप लोगों को बना के बताई। और कॉलमनर, कॉलम जैसी
ऐसी लार्ज, लॉन्ग, पैरेलली अरेंज्ड सेल्स हैं। अच्छा, यहां पर आपने एक बात नोटिस करी कि मैंने हर सेल में कहीं पर भी इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं छोड़ा। एपिथेलियल टिश्यू की ये बात होती है कि यहां पर कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स हैं विद नो इंटरसेल्यूलर स्पेस, विद नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। ओके, बहुत ही कॉम्पैक्टली पैक्ड ये सेल्स होती हैं। तो हम कॉलमनर एपिथेलियम बना रहे थे, ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, इलोंगेटेड सेल्स। इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर न्यूक्लियस ऐसे बेस पर मौजूद होता है। क्लियर? अब दूसरा आया इनका फंक्शन। स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन है डिफ्यूजन, क्यूबॉइडल का है सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। कॉलमनर का भी सेम फंक्शन है, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ओके, तो डिफ्यूजन, सेक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हम बात कर लेते हैं इनकी लोकेशंस की। जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये आपको देखने को मिलेगी सैक्स ऑफ लंग्स, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूं, एल्वियोलाई की बात कर रही हूं, और आपको देखने को मिलेगी ब्लड वेसल्स में। क्यूबॉइडल आपको देखने को मिलती है नेफ्रॉन के अंदर, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स। इन किडनी। और कॉलमनर आपको देखने को मिलती है स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब एक एक करके हम इन सारी बातों को देखते हैं और इनके कुछ मॉडिफिकेशंस हैं उसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले मैं सैक्स ऑफ लंग्स एंड ब्लड एंड एल्वियोलाई आपको बताती हूं। देखो, ये होता है एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर, और आपको पता है हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और फिर CO2 बाहर निकलती है। तो कुछ इस तरीके की आपकी ब्लड वेसल होती है। ये सारा इसके अंदर स्क्वैमस एपिथेलियम मौजूद है। होता क्या है जरा समझिए, जो ब्लड लंग्स में आता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि उसमें CO2 काफी ज्यादा होती है, और जब आपने सांस ली तो उसके अंदर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है। अब ये है स्क्वैमस एपिथेलियम। यहां पर होता क्या है, जब ब्लड यहां पर आता है तो CO2 तो यहां आ जाती है और फिर यहां से बॉडी के बाहर निकल जाती है, और ऑक्सीजन इसके अंदर आती है और ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है, वापस से लंग्स में जाता, हार्ट में जाता है और फिर बॉडी तक पहुंच जाता है। तो ये तो मैंने आपको स्क्वैमस एपिथेलियम बता दिया। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। एक और बात बताती हूं मैं, चलो। मैं किडनी का नेफ्रॉन क्लास 10th में थोड़ा सा पढ़ा है, कुछ ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। अगर बहुत ज्यादा नहीं पता तो भी कोई बात नहीं, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ इतने से पोर्शन पर फोकस कर रही हूं। इस पोर्शन को हम कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब होता क्या है समझिए,
इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज करके आपको बताती हूँ। इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर मौजूद है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लेकिन नॉर्मल नहीं है। इस क्यूबॉइडल एपिथेलियम के अंदर आपको कुछ वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। कैसे वेरिएशंस, जरा मैं बताऊं। यहां पर आपको ऐसे विलाए देखने को मिलेंगे। विलाए स्टमक में भी पड़े हैं ना, वैसे विलाए यहां पर मौजूद होते हैं। अब ये विलाए क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं ये विलाए, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। हम इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर, अब ये क्यूबॉइडल का मॉडिफिकेशन है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या नाम पड़ गया इसका, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसका हम नाम रख देंगे। एक मिनट, अच्छा ये ब्रश बॉर्डर तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा लिखा हुआ, इसको कोई बात नहीं, ये लीजिए, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम हो गया। तो यहां पर आपको माइक्रोविलाई भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर मैं एक पॉइंट लिख देती हूं, माइक्रोविलाई प्रेजेंट, में प्रेजेंट। सेम चीज कॉलमनर में भी हो सकती है। तो यहां पर भी माइक्रोविलाई में प्रेजेंट। अब सुनिए, कहीं कहीं पर हमें एक और मॉडिफिकेशन देखने को मिला। ये हो गया हमारा स्क्वैमस एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। अब मैं बताती हूं, कहीं कहीं पर एक और मॉडिफिकेशन भी हमें देखने को मिला। वो क्या है, सपोज ये मैं बनाती जा रही हूं कॉलमनर एपिथेलियम, और यहां पर इसके बेस पर न्यूक्लियस मौजूद है। यहां हमें ऊपर की तरफ ऐसे सीलिया देखने को मिले। क्या देखने को मिले, सीलिया। अगर सीलिया मौजूद है तो उस एपिथेलियम को हम कहते हैं इसको सीलिएटेड एपिथेलियम। अब देखो, मैंने बनाया है सीलिएटेड कॉलमनर, तो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, पर सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी हो सकता है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, सीलिएटेड एपिथेलियम में प्रेजेंट। यहां पर भी सीलिएटेड एपिथेलियम में प्रेजेंट। तो सीलिएटेड एपिथेलियम भी यहां पर आपको देखने को मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल मैंने पीसीटी बता दिया था। इसके दो एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, इन ब्रोंकियोल्स एंड इन फेलोपियन ट्यूब। ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब यूट्रस में है, एग का मूवमेंट कराती है। ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स मौजूद होते हैं आपके ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एयर के मूवमेंट का काम करते हैं। तो इसीलिए सीलिएटेड एपिथेलियम का फंक्शन हो जाता है मूवमेंट, और कॉलम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का फंक्शन हो जाता है एब्जॉर्प्शन।
जहाँ पर आपको बहुत सारा एब्जॉर्प्शन करना होगा, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होगा। जहाँ पर मूवमेंट कराना होगा, वहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम होगा। डिफ्यूजन्स कराने होंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। क्या इस बात का थोड़ा आइडिया लगा? चलिए, तो हमने एपिथेलियम में सिंपल एपिथेलियम को भी देख लिया। एक बारी हम एनसीईआरटी का डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हो गई फ्लैटेंड सेल। देखो, इरेगुलर सी सेल्स है, कुछ भी शेप है, स्क्वैमस एपिथेलियम। नेक्स्ट, क्यूब लाइक सेल्स हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ऐसी लंबी लंबी सेल्स हैं, कॉलमनर एपिथेलियम। और यहीं पर देखिए, कॉलमनर के अंदर सीलिया मौजूद है, कॉलमनर सेल्स बियरिंग सीलिया, पर सब में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं। एक बारी हम कंपाउंड एपिथेलियम को भी देख लेते हैं। तो ये कंपाउंड एपिथेलियम है। देखो कितनी लेयर्स यहां पर मौजूद होंगी। इतनी लेयर्स का काम क्या है? देखो भैया, जब इतनी लेयर्स आ जाए तो उसका काम सिर्फ एक होता है, वो है प्रोटेक्शन। तो कंपाउंड एपिथेलियम का फंक्शन आ जाता है प्रोटेक्शन। होती कहां कहां पर है ये? अगर हम इसके एग्जाम्पल्स देखें तो सबसे पहला बेसिक एग्जाम्पल तो स्किन। थोड़ा सा कट वगैरह लग जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि स्किन एकदम बर्बाद हो गई या अंदर का पार्ट एक्सपोज हो गया, क्योंकि वहां पर कंपाउंड एपिथेलियम है, मल्टी लेयर्ड है। थोड़े से कट्स लगेंगे, वापस से वो ठीक हो जाएगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल है इनर लाइनिंग, या स्किन में भी मैं पार्ट बोल देती हूं, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन। ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जो आपकी बकल कैविटी है, उसकी मॉइस्ट सरफेस अंदर की, वहां पर भी कंपाउंड एपिथेलियम है। छाले वगैरह होता है, कट लग जाता है, लेकिन इंटरनल पोर्शन एक्सपोज नहीं होता क्योंकि मल्टी लेयर्ड है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्किन ऑफ बकल कैविटी। उसके अलावा आपके बॉडी में जो गट्स ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स या कोई और ग्लैंड, उनकी डक्ट में जहां से उनके सेक्रीशंस ट्रैवल करके आते हैं, वहां पर भी ये मौजूद होता है। तो क्या हो गया? प्रेजेंट इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड। क्लियर हुआ? सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम देखा, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अब हमें बस एक और चीज इसके बारे में पढ़नी है। हम लोगों ने कंपाउंड एंड सिंपल एपिथेलियम देखा। अब क्यूबॉइडल और कॉलमनर के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, ब्रश बॉर्डर और सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये भी देखा। अब हम इसके एक और मॉडिफिकेशन को समझते हैं, विच इज ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। देखो, कुछ कुछ क्यूबॉइडल या कुछ कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाई होके ग्लैंड्स बन जाते हैं, तब हम उसे ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम कहते हैं। क्या बोला मैंने? मॉडिफाइड क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर एपिथेलियम। देखो, ग्लैंड वर्ड का क्या मतलब है? कोई एक ऐसी चीज जो किसी चीज का सेक्रीशन करे, तो इनका फंक्शन क्या हो गया? सेक्रीशन। क्या सेक्रीट करते हैं, क्या बनाते हैं? अलग अलग टाइप की चीजें ये बना सकते हैं, और अलग अलग टाइप के ये ग्लैंड्स हो सकते हैं। एक एक करके हम इसको समझते हैं। मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाली हूं टाइप्स ऑफ ग्लैंड। किसके बेसिस पे यहां पर इंपॉर्टेंट है? बेसिस। बेसिस है नंबर ऑफ सेल्स। कितनी सेल्स का ये एपिथेलियम बना हुआ है, ये ग्लैंड बना हुआ है, उसके बेसिस पर
हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हो सकता है कि ये जो ग्लैंडुलर ग्लैंड्स हैं ये सिर्फ एक ही सेल का मॉडिफाइड हो, तो हम उसे यूनिसेल्यूलर ग्लैंड कहेंगे। एक सिंगल सेल है और वो सिंगल सेल ग्लैंड की तरह काम कर रही है, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड। और कई सारी सेल्स ग्लैंड की तरह काम कर रही हैं, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। नाम से ही समझ में आ गया। फंक्शंस, अब देखो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यूनिसेल्यूलर ग्लैंड का एग्जाम्पल है गॉबलेट सेल ऑफ स्टमक। ये गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं? एक्चुअली में ये गॉबलेट सेल्स स्टमक के अंदर म्यूकस सेक्रीट करती हैं, जो कि स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है HCl से, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हर एक सेल म्यूकस सेक्रीट करती है, हर एक सेल ग्लैंड की तरह काम कर रही है, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड इसका नाम पड़ गया। डन। नेक्स्ट आ गए मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड। इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है, सलाइवरी ग्लैंड। वो ग्लैंड जो कि सलाइवा का सेक्रीशन करते हैं, उसमें एक सिंगल सेल नहीं है, कई सारी सेल्स एक साथ मॉडिफाई होती हैं, मल्टी सेल्यूलर हो गया। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए पहला हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम में यूनिसेल्यूलर देख रहे हैं, तो बेसिकली दिस इज वन सेल। ठीक है, ये इसके नीचे का पोर्शन है, ये क्या है अभी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। और यहां पर ये सिंगल सेल सेक्रीशन कर रही है, यूनिसेल्यूलर, ये एक सिंगल सेल है। ठीक है, ये एक सिंगल सेल है, यूनिसेल्यूलर कंडीशन चल रही है। नेक्स्ट आ गया मल्टी सेल्यूलर। देखो ये एक, ये लीजिए, कई सारी सेल्स हैं इन्वॉल्व हो गई हैं, सेक्रीशन किया और सेक्रीशन यहां दे दिया, ये हो गया मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर, मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड इसका नाम हो गया। अब दूसरी बात करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बोला, टाइप्स ऑफ ग्लैंड नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर दो तरीके के हो गए, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, राइट। अब मैं इसी में मॉडिफिकेशन कर देती हूं ताकि मुझे कम काम करना पड़े। हम यहां पर टाइप्स ऑफ ग्लैंड की बात करेंगे और मेरा बेसिस होगा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट्स। डक्ट्स की प्रेजेंस या एब्सेंस, और उसके बेसिस पर दो तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब देखिए इनका क्या मतलब है। ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर डक्ट्स मौजूद होती हैं, यहां पर डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो भी सामान बना रहे हैं वो सामान बना के डक्ट में डालते हैं और फिर डक्ट से टारगेट ऑर्गन पर जाती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ऐसा नहीं होता, दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली अपना सेक्रीशन ब्लड में डाल देते हैं, जो बनाया ब्लड में डाला, अब ब्लड का काम है उसे टारगेट ऑर्गन पर लेकर जाना। दे रिलीजेस their secretions directly into blood. They releases their secretion directly into blood. तो ब्लड का काम है उसे जहां पे भी लेके जाना है वहां लेकर जाए। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड में बकायदा एक पूरी दीवार, एक पूरी क्या कहते हैं उसे, एक पूरी
डक्ट बनी हुई है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है जो टारगेट ऑर्गन तक लेके जाता है। इसमें क्या क्या बन सकता है? इसमें क्या क्या बन सकता है? इसमें एंजाइम्स होते हैं। ये जिन जिन चीजों को बना रहे हैं वो क्या क्या है? एंजाइम्स हो सकता है, स्वेट हो सकता है, ऑयल हो सकता है, मिल्क हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, एटसेट्रा। यानी कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के एंजाइम सेक्रेटिंग ग्लैंड्स एक्सोक्राइन, स्वेट ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब के सब एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं और ये बनाते हैं हॉर्मोन्स। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सब आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और ये आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये हो गए हमारे ग्लैंड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम मैंने ऑलरेडी वहीं पर आप लोगों को इसके बारे में लिखवा दिया है। अब मैं इस चैप्टर के फॉर राइट नाउ लास्ट टॉपिक पर आती हूं जिसका नाम है जंक्शंस। अब जंक्शंस क्या है? मैंने आपको बोला कि एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे के पास पास में प्रेजेंट हैं, तो उन कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स के बीच में कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए कि नहीं? उसी मोड ऑफ कम्युनिकेशन को हमने जंक्शन का नाम दिया है। तो जंक्शन क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि एपिथेलियल सेल्स के बीच में पाए जाते हैं और ये उनके बीच में कम्युनिकेशन या तुम्हारी भाषा में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने का काम करते हैं। एक बेसिक आइडिया लगा। अब ये जंक्शंस 3 तरीके के होते हैं। एक का नाम है टाइट जंक्शन, एक का नाम है टाइट जंक्शन, एक का नाम है अडहेरिंग जंक्शन और एक का नाम है गैप जंक्शन। तो टाइट जंक्शन, अडहरिंग जंक्शन और गैप जंक्शन। नाम जैसा वैसा काम, सीधी सी बात है भाई। टाइट जंक्शन, टाइट वर्ड आ रहा है, ये दो सेल्स के बीच में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने देता। इट प्रिवेंट्स लीकिंग या लीकेज ऑफ एनी सब्सटेंस बिटवीन टू सेल्स। अगर मैंने ऐसा बोला कि दो सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन है, इसका मतलब यह है कि उन दोनों सेल्स के बीच में कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस इधर से उधर या उधर से इधर ट्रांसफर नहीं होगा। दूसरा आया अडहेरिंग जंक्शन। अडहेर वर्ड का मतलब होता है चिपकाना, तो अडहेरिंग जंक्शन मतलब चिपका के चलेगा। इट प्रोवाइड्स सीमेंटिंग बिटवीन टू सेल्स। ठीक है, दो सेल्स के बीच में सीमेंटिंग लेयर का काम करता है, उसको चिपका के एक दूसरे से रखता है। और थर्ड वन आ गया गैप जंक्शन। गैप जंक्शन क्या करता है? गैप जंक्शन, गैप है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन टू सेल्स। ये कुछ भी हो सकते हैं, कुछ आयंस हो सकते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और कभी कभी तो लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। कभी कभी, हमेशा नहीं, पर कभी कभी तो लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और ये हमने जंक्शंस के बारे में भी पढ़ लिया। एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर आज खत्म होता है। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर अभी तक क्या क्या पढ़ा है वापस से रिवाइज करते हैं। एनिमल टिश्यूज पढ़े हैं 4 तरीके के, नर्वस, मसल, कनेक्टिव एंड उसके अलावा epithelial tissues. Now we guys will meet in the next class. Till then, thank you and have a very happy learning. बढ़िया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए. Please take care of yourself. Please study properly. Please note down things properly. Please make diagrams. Please make tables and everything. See you there in the next class. Till then, please take care of yourself.